तो हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास के अंदर। हम 2 दिन बाद में अपनी क्लास जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ लिया, ह्यूमन पॉपुलेशंस वाला चैप्टर पढ़ लिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो बिना किसी हम लोग समय को गवाए या समय को वेस्ट करें, हम इस चैप्टर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और नोट्स वगैरह जो है आप लोग भी प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से बनाते रहिए। तो नोटबुक वगैरह जो है, पेन वगैरह आप लेके बैठे, ठीक है। समय समय पे इनका रिवीजन भी करते जाइए भाई, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि सारा आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो जो है इसको देखने के बाद में नोट्स को बहुत अच्छे से आप बार बार रिवाइज करें। शुरू करें आगे। तो आज का टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया। बच्चों इस चैप्टर के ये चैप्टर आपकी ज्योग्राफी का ये मान के चलिए सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये माने। अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है तो प्राइमरी एक्टिविटी, ये जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स है, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो ज्योग्राफी अधूरी रह जाएगी, ये मान के चलिए। हालांकि आप इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में ऑलरेडी जो है पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो। पर यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे प्रत्येक सेक्टर के साथ। क्लियर है? तो शुरू करें आगे। आज का टॉपिक है द प्राइमरी एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ द all the activity that generate the income for the humans is called the economic activity। बच्चों, सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल ये आता है हमारे लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, हम लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, तो वो सब किसका पार्ट होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगी, ठीक है। दीज आर द मेनली 4 टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 4 नहीं बच्चों, ये 5 है, ठीक है। इसको कट कर देना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 5 तरीके की होती है, ठीक है। आपकी बुक में भी आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे जो मुख्य रूप से अगर हम लोगों को पढ़ना होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी, ये 3 सेक्टरों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो वैसे 5 तरीके की होती है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो प्राइमरी एक्टिविटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, फोकस करिएगा। दीज आर द एक्टिविटी डेट यूटिलाइज द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। भाई, नेचर्स ने आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड की और आपने नेचर से यूटिलाइज किया उस चीज़ का, मतलब प्रकृति के द्वारा जो भी मिलने वाले जो संसाधन है उसके थ्रू हम लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब क्या प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोरिलेट करती है नेचर को, नेचर्स के साथ में अपना जुड़ाव रख रही है, तो वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है इसका भी। आप खेती कर रहे हो तो खेती किससे कर रहे हो? नेचर के थ्रू ही तो कर रहे हो। कोई आपने ज़मीन का इस्तेमाल किया, बीज बोए वगैरह वगैरह, जो सब नेचर के। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कर रहे हो तो गाय भैंस बकरी वगैरह ये हम लोगों ने थोड़ी बनाए, ठीक है, कि मशीन में डाला और गाय बनकर आ गई या भैंस बनकर आ गई या बकरी बन गई, ठीक है, वो तो नहीं। माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग में जो भी खनिज है वो कहाँ से बन रहा है? ज़मीन के अंदर से तो आ रहा है, नेचर ने तो दिया। एक सवाल और बन जाता है, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ एग्जाम्पल। प्राइमरी एक्टिविटी का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग इसका सबसे प्राचीन एग्जाम्पल है, ठीक है। आदि मानव का जब समय था तो आदि मानव अपना जीवन यापन जो था वो शिकार करके किया करता था। हंटिंग आ गया। अब आदि मानव से ज़्यादा पुराना तो क्या होगा, ठीक है। इससे तो उससे तो ज़्यादा किसी को पता भी नहीं होगा कि आदि मानव से पहले भी कुछ होता था क्या। हंटिंग। गैदरिंग का मतलब होता है आखेट करना, संग्रहण करना। जैसे जंगल में गए और जंगल में जो भी फल फूल वगैरह जो है उसको आदि मानव इकट्ठा कर लिया करता था, ठीक है, और फिर उसका वो इस्तेमाल करता था मौसम के अकॉर्डिंग। तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है सबसे पुराना एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस में या तो हंटिंग ऑप्शन में मिलेगा या गैदरिंग मिलेगा या दोनों साथ में मिल जाएंगे। क्लियर है?
फिर आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर। आगे चले। आई होप प्राइमरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई कि नेचर के साथ में जो भी एक्टिविटी जुड़ी हुई है तो वो सब प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सेकेंडरी एक्टिविटी, these are the activity in which useful goods for the manufactures by the transforming resource obtained from the nature। नेचर ने आपको कोई भी संसाधन प्रोवाइड किया, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी जो है नेचर ने आपको कोई भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और मनुष्य ने अपने ज़रूरत के अनुसार उसको मैन्युफैक्चर्स कर लिया, किसी इंडस्ट्री में ले जाके मॉडिफाई कर लिया, तो वो सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। मतलब ऑल ओवर देश में, वर्ल्ड में जितनी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज लगी हुई, कारखाने लगे हुए हैं, वो सब किसके एग्जांपल में आती है, आपके सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। इसीलिए सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपको शुगर की ज़रूरत है, तो शुगर आप लोग कैसे बना रहे हो, आपने नेचर से शुगर केन पिक किया, गन्ना, ये गन्ना गया इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में जाके किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर। अब एक चीज़ और समझना, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक काम और करता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले जो भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को मैन्युफैक्चर्स करने के साथ में वो उसकी वैल्यूज़ को भी इंक्रीज कर देता है। वैल्यूज़ को कैसे, मुझे बताइए, एक शुगर केन का वैल्यू ज़्यादा या शुगर का वैल्यू ज़्यादा था? ऑफकोर्स शुगर का वैल्यू ज़्यादा होगा। मुझे बताइए, कॉटन का वैल्यू ज़्यादा या कॉटन से बने हुए कपड़े का वैल्यू ज़्यादा था? ऑफकोर्स कपड़े का वैल्यू ज़्यादा। तो कुछ आया समझ में? तो सेकेंडरी एक्टिविटी का काम आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चर्स करेगा, मॉडिफाई करेगा और वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देगा। तीसरा चले, थर्ड आता है टर्सरी एक्टिविटी। बच्चों इसी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले तो लगा लेना। ठीक है, सर्विस सेक्टर किसको कहते हैं, टर्सरी एक्टिविटी को। अब नाम से पता चल रहा है, मैंने सर्विस सेक्टर बोल ही दिया है, देश में, वर्ल्ड में जितनी भी प्रकार की सेवाएं दी जा रही है वो सारी सेवाएं जो है टर्सरी एक्टिविटी का पार्ट हो गई। जैसे मैं खुद हूँ, मैं मान लीजिए टीचर हूँ, तो मैं जो आपको सेवा दे रहा हूँ तो वह ये क्या है कि सर्विस सेक्टर का पार्ट हो गया। डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गए, ठीक है, या जितने भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गए, वो सब क्या है, सर्विस ही तो है। आप ऑटो वाले को बोला कि आपने कि भाई कहीं पे आपको जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर, ऑटो वाले ने क्या दी, सर्विस ही तो दी आपको। क्लियर है? चलिए, शॉप जितनी भी शॉपकीपर्स वगैरह जो भी है, ठीक है, दुकानदार वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। कॉर्नरी एक्टिविटी समझिए भाई, जितने भी प्रकार के देश में रिसर्च सेंटर्स है वो सब रिसर्च सेंटर किसका पार्ट है भाई, कॉर्नरी एक्टिविटी का पार्ट है। एक तो ये आ गया, और लास्ट में इसमें नहीं लिखा हुआ बच्चों, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो सेक्टर आता है वो आता है जिसमें आपके रिसर्च सेंटर शामिल, रिसर्च सेंटर नहीं, जिसमें बड़े लेवल के जो डिसीजंस होते हैं देश के अंदर वो लिए जाते हैं। जैसे आपके नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ठीक है, वो सब इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, मगर आपका इकोनॉमिक जो चैप्टर है वो प्राइमरी एक्टिविटी पे पढ़ा हुआ है, और बाकी हम लोग अगर पढ़ेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी तक जो है वो उसको अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे। ये दो जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके सामने एक डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैंने जो है बताने की कोशिश की है। प्राइमरी एक्टिविटी में देखिए एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, सब इसमें आ रहे भाई। फिर आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कपड़ों की कोई इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की कोई इंडस्ट्री है, फर्नीचर वाला है, ये सब इसमें आ जाता है। इंडस्ट्री सारी आ गई ना। देखिए सर्विस सेक्टर मैंने आपको बता ही दिए। चलिए, अब हमारा जो चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, उसको हम लोग और ज़्यादा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली सारी डेफिनेशंस जो है वो मैंने आपको तीनों सेक्टर की, चारों सेक्टर की बता दी। चलिए, द प्राइमरी एक्टिविटी, these are the activity that directly utilize the resource obtained from the nature. Primary activity include the following। ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
कि प्रकृति के साथ में कोई भी संसाधन अगर अपना जुड़ाव रख रहा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है प्रकृति या नेचर से जुड़ी हुई है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्जाम्पल में हंटिंग एंड गैदरिंग, ये देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे ओल्डेस्ट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हंटिंग एंड गैदरिंग। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सीजनल जो है कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है अपने जानवरों पे डिपेंड हुआ करती थी, और वो सीजनल माइग्रेट किया करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक, वाणिज्यिक आपके जो कृषि है उसके अंदर आती है। एग्रीकल्चर्स आ गया, वाणिज्यिक पशुपालन इसमें आ जाता है। सब्सिस्टेंस वाले में जीवन निर्वाह कृषि। प्लांटेशन कृषि मतलब आपका रोपण कृषि इसमें आ जाता है। देखिए कॉमर्शियल गेन फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि आ गई। मिक्स फार्मिंग, मिश्रित एग्रीकल्चर्स हो गया। माइनिंग हो गया। तो ये 10 के 10 एग्जाम्पल जो किसके एग्जाम्पल है भाई, प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे तो देखेंगे प्रत्येक एक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नेचर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इतना कोई बहुत भारी काम नहीं है, ये बहुत अच्छा नॉर्मल सा काम है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण। द हंटिंग मीन्स द हंट ऑफ एनिमल, नाम से ही पता चल रहा है भाई हंटिंग का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे थोड़ी हम लोग। द फूड गैदरिंग मीन्स द कलेक्टर फूड द ओवन नीड्स, मतलब कोई भी मनुष्य कोई भी जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी वस्तु का कलेक्शंस करता है, तो वो क्या है कि कल जैसे अपने जंगल में आदिमानव घुमा करता था, उसके बाद में वहाँ पे जो भी फल फ्रूट वगैरह होते थे वो इकट्ठे कर लेता था। ठीक है, और फिर बाद में आके गुफा में जमा कर लेता था, देन पार्टी करता था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। क्लियर है भाई, आदि मानव हाथ में फ़ोन लेके बैठा रहता है, उसके बाद में फिर वो पीछे की तरफ बोलता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा गैदरिंग करा हुआ सामान है और हम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड इज द डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट पार्ट बेस्ड ऑन द फूड। अगर मैं इस हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में थोड़ा सा और एनालाइज करूँ, स्पेशली मैं गैदरिंग को समझाऊँ, तो पूरे वर्ल्ड में इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हाई लैटिट्यूड एरिया। हाई लैटिट्यूड एरिया का मतलब है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। देखिए अलग अलग अक्षांश क्षेत्रों के अंदर जो गैदरिंग हो रही है वो भी अलग अलग टाइप की हो रही है। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें इकट्ठा की जाती थी वो सेम सिमिलर होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेगिस्तानी इलाकों में कोई चीज़ गैदरिंग की जा रही है, तो ऐसा थोड़ी कि जो बर्फीले इलाकों में मिलती है वही चीज़ आपको रेगिस्तान में मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो हाई लैटिट्यूड के एरिया, नॉर्थन कनाडा, नॉर्थन यूरेशिया, ठीक है, एशिया और यूरोप का जो भाग है उसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। साउथर्न चिली, ये वाले जो एरियाज है आपके हाई लैटिट्यूड में आते हैं। तो इन स्थानों पर जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वो ऐसी वो क्या है कि किया करती थी इसके अंदर गैदरिंग। फिर आते हैं लो लैटिट्यूड वाले एरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें आ जाते हैं। द डिवीजन इज द बेस्ट ऑफ मेथड ऑफ फूड गैदरिंग। द फूड गैदरिंग आर द प्रेजेंट डे, करंटली फूड गैदरिंग वाज द बिकम कॉमर्शलाइज। पुराने समय में संग्रहण जो था एक मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह के लिए किया करता था। आदि मानव जो था वही ऐसा थोड़ी था कि वो बिजनेस करने के लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मगर वर्तमान में ये सब जो चीज़ें संग्रहण की जाती है उसके पीछे का पर्पज़ क्या होता है, पैसा। ठीक है, तो कॉमर्शलाइजेशन जो है इस एक्टिविटी का हो चुका है। नाउ द ऑल द टाइप ऑफ फ्लावर फ्रूट्स आर द कलेक्टेड फॉर द रीसेल। ठीक है, आज वर्तमान में जो भी प्रकार के फल है फूल है मार्केट में आप लोग देख रहे हैं, तो उसके पीछे का पर्पज़ एक ही होता है, पैसा कमाना। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मार्केट में आप जाते हो आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है कि ये ले बजाई। चलिए आगे चलते। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन देखिए। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन जो है आपका इज द पेस्टोलिज्म कंसेंट द विथ राइजिंग एनिमल एंड द एनिमल्स आर द राइज फ्रॉम द टू डिफरेंट पर्पज। फर्स्ट इज द सब्सिस्टेंस एंड द सेकेंड इज द कॉमर्शियल पर्पज। भाई पशुपालन करने के पीछे क्या पर्पज हो सकता है, तो दो पर्पज हो सकते हैं। या तो आप जीवन के निर्वाह के लिए कर रहे हो कि भाई मुझे अपने परिवार का खर्चा चलाना, बस वो ये देखना है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने बिजनेस के पर्पज से जो है पशुओं का पालन किया। क्लियर है,
तो इस प्रकार से जैसे बड़े बड़े फार्म बने होते हैं जहाँ पे गाय भैंस वगैरह जो है मुर्गियों का फार्म होता है, ठीक है, तो वो कॉमर्शलाइजेशन के बेसिस पर होता है। इट द डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, और इस एनिमल हस्बेंड्री को भी हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं भाई। चलिए आगे। कोई बड़ा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी इसमें, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट क्लियर कर दिया इसको। इसको स्टार लगा लीजिए। इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पिक होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट लगा लीजिए। नोमैडिक पेस्टोलिज्म, चलवासी पशुचारण। दिस इज द एंशिएंट वे ऑफ द लाइफ। प्राचीन काल में जीवन निर्वाह के तरीके का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी था। क्या है इसमें? दिस सिस्टम इज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर द राइज्ड ऑफ द टुगेदर। मतलब इसमें जो मनुष्य हुआ करता था वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए एनिमल्स पे अपने डिपेंडेंसी को रखा करता था। बड़ी संख्या में पशुपालन वगैरह उसमें किया करता था। दिस एनिमल डिपेंड एंटायरली द नेचर एंड द नेचुरल फूडर, और इसके लिए वो क्या करता था, प्रकृति के ऊपर जो भी आपका चारा है वगैरह फूडर जो है वो उसके ऊपर अवेलेबल रहता था। मतलब वो क्या है कि जगह जगह माइग्रेट करता जानवरों के साथ में, और जहाँ पर उसको लगता है कि जानवरों का चारा यहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पे चराया, और चराने के बाद में जो भी जानवरों से जो भी उत्पाद होता था, चाहे वो दूध हो, चाहे आपके ऊन हो, चाहे आपका मीट हो, वो सब इसमें से क्या है कि कलेक्ट कर लेता था। ऐसे कुछ द नो स्पेशल केयर इज गिवन दिस एनिमल, और उस समय जानवरों की कोई स्पेशल केयर नहीं होती थी कि बड़ा फार्म स्थापित करा हुआ है, सेटल करा हुआ है, उसके अंदर मतलब जानवरों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करा हुआ है, वो नहीं है, ठीक है। जानवरों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर रहा है, जहाँ पे जो जगह अच्छी दिखी वहाँ पे जाके बैठ गया और वहाँ पे जानवरों को चराया, और ऐसा कुछ ऐसा चलता था। तो क्लियर है। नोमैडिक हाइडिंग का मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी या पुराने समय में जो ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी वो अपने जानवरों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हुई, इसके अलावा एनिमल्स के लिए उसके लिए कोई विशेष केयरिंग की जरूरत नहीं होती थी। वो बस क्या करते थे कि ऐसी चारागाह भूमियों की तलाश में रहते थे जहाँ पे प्रॉपर तरीके से चारा मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वहाँ पे अपने जीवन यापन कर लेते थे। द पेस्टोलिस्ट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विच इज द एनिमल सर्च फॉर द पेस्चर। वही चीज़ मैंने आपको बताई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनिमल्स हस्बेंड्री इज द सब्सिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई इसके पीछे का मेन एम, ये टारगेट क्या होता था, जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द राइज इन द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अलग अलग वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो कंट्री से अलग अलग प्रकार के एनिमल पालते थे। जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो ऊँट पाल लोगे, भेड़ बकरी पाल लोगे, मगर आप ठंडे इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे कोई और जानवर मिल जाएगा। तो मतलब ये बता रहा है कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर जीवन निर्वाह के लिए जो एनिमल्स पाले जाते थे वो सब जगह अलग अलग थे। करंटली द नंबर ऑफ नोमैडिक पेस्टोलिस्ट आर द डिक्रीजिंग, और वर्तमान में नोमैडिक हाइडिंग जो है वो बंद हो चुकी है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। दिस इज द ड्यू द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट, और इसके पीछे का एक जो इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या है भाई। इम्पोर्टेंट कारण सबसे पहला तो ये है कि आज देश में प्रत्येक देश की अपनी एक विशेष बाउंड्री है, राजनीतिक बाउंड्री बन चुकी है। पहले ये फ्रीली क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकते थे, पर आज कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जम्मू कश्मीर में एक गुज्जर बकरवाल नाम से कम्युनिटी हुआ करती थी। एक कम्युनिटी होती, वो कम्युनिटी जो है वो पहले माइग्रेट करती थी, सीजनल माइग्रेट किया करती थी, ठीक है। जैसे सर्दी का मौसम होता था तो ये जम्मू कश्मीर के मैदानी भागों में आ जाती थी, और जब गर्मियों का मौसम होता तो वापस पहाड़ी इलाकों में चली जाती जहाँ पे घास के मैदान लगते थे, ठीक है, और उन घास के मैदानों में जानवरों की चराई करके जीवन यापन करती। ऐसा खूब है ट्राइबल कम्युनिटी। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण इनके डिक्रीज होने का कि आज ज़्यादातर भूमियाँ जो है वहाँ पे मानव बस्तियाँ स्थापित हो चुकी है, ह्यूमन सेटलमेंट से स्थापित हो चुके हैं। इस कारण से क्या है कि ये नोमैडिक हाइडिंग जो है डिक्रीज हो चुकी है। क्लियर है। तो आई होप पेस्टोलिज्म जो नोमैडिक पेस्टोलिज्म से उसको आपने अच्छे से समझ लिया भाई। चलिए आगे। दिस इज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ द एनिमल फार्मिंग। कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री से नाम से पता चल रहा है, कॉमर्शियल का मतलब बिजनेस भाई, सब बात है पैसा कमाना में। तो कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझिए,
दिस इज़ द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ द एनिमल फार्मिंग, मतलब जानवरों की एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्या है कि फार्मिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम पाल रहे हैं, उनकी केयरिंग कर रहे हैं। जैसे आप आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्म स्थापित हुए होते हैं, वहाँ पे समय समय पे उनको वैक्सीन्स लगाते हैं और भी बहुत सारी केयरिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो फार्म जो है वो बहुत बड़ा एस्टेब्लिश होता है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सिग्निफाइड कैपिटल, और इसके पीछे का एक ही मंशा है भाई हमारे पास में, ठीक है, पैसा 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 पैसा, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ द एनिमल्स इज द राइज, और इस टाइप के ज़्यादातर क्या है जो फार्म्स होते हैं उसमें एक ही टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है। जैसे मुर्गियों का फार्म है तो मुर्गियों के फार्म में मुर्गे पालेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मुर्गियों के फार्म में ऊँट डाल रखे, ठीक है। या भेड़ बकरियों का अगर है तो भेड़ बकरियाँ ही पालेंगे, भेड़ बकरियों वाले में कुछ और जानवर थोड़ी रखेंगे, वो चीज़ें, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं कि एक से अधिक जानवर पाल लिए जाने, तो बाकी तो एक फार्म जो से स्थापित किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, तो उसमें एक ही टाइप का जानवर होगा भी, ठीक है। कि कल ने तुम बोलोगे कि मुर्गियों के है ना, मुर्गियों के पिंजरे के अंदर आप लोगों ने बकरा बकरी देखे, वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जैसे आपके सिप है, गोट है, भेड़ बकरियां है, घोड़े है, ऊँट है, सब इसमें आ जाते हैं। द एनिमल रिसीव द स्पेशल केयर एंड आर द कीप द लार्ज फैंस ऑफ द फार्म। इस टाइप के एनिमल्स को बहुत बड़े स्तर पर क्या है कि स्पेशल केयरिंग देनी पड़ती है भाई, ठीक है। अच्छे खासे मतलब जानवरों की केयरिंग करते हैं वही जानवर तैयार रहे भाई। और इसके अलावा अच्छे बड़े बड़े फार्म स्थापित करते हैं, तब जाके जानवर पढ़ते हैं, तब जाके ये कुछ बेनिफिट देते हैं। द टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड ऑफ द साइंटिफिक मेथड, और एक चीज़ और है, इस टाइप के जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वो साइंटिफिक मेथड पर आधारित होती है, वैज्ञानिक तौर तरीकों के ऊपर। मतलब जैसे जानवरों को क्या है कि प्रॉपर वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक ढंग से जो है वो कैरिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई दवाई है वो खिला रहे हैं जिससे दूध वगैरह जो ज़्यादा आए। इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट जो है वो समय समय पे किया जाता है, जिससे एनिमल जो है उसकी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी हो सके और आने वाली नस्ल जो हो वो और बेहतर बन सके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड पे आधारित थी वो वाली, ऐसी नहीं थी कि साइंटिफिक मेथड पे थी, उसमें तो ठीक है जो आता है वो अपना है, बस साफ बात है। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस द टाइप ऑफ एनिमल फार्मिंग इज द अर्न प्रॉफिट, ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है। द कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री इज द पेटिसाइड द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। न्यूजीलैंड आपके ऑस्ट्रेलिया के पास वाला, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, क्लियर है। तो आई होप कॉमर्शियल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री जो है आपके नोमेडिक फार्मिंग वाला वो समझ चुके हो आप। चले आगे। माइनिंग, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द माइनिंग। पृथ्वी के अंदर जो भी संसाधन या जो भी खनिज जो आपके पास में उपलब्ध है, उन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइनिंग। माइनिंग समझ गए। द माइनिंग इज द मेनली टू टाइप, ये पूछ लिया जाता है बच्चों, याद रखना कि माइनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। 1 सेकेंड। सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। पहले सरफेस माइनिंग समझिए भाई। माइनिंग का मतलब समझ गए, पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज है उन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। सरफेस माइनिंग इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स लोकेटेड इन द नियर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए माइनिंग करने के भी अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड ये है कि सरफेस की ऊपरी जो परत है उसको हटाकर जो भी खनिज है उसको बाहर निकाल लेना। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक खनिज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे सिंपल मेथड माना जाता है खनिज का सरफेस माइनिंग। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ द माइनिंग, इट इज़ द लेस एक्सपेंसिव, और ये बिल्कुल भी बहुत कम एक्सपेंसिव है माना जाता है, ठीक है। पैसा इसमें ज़्यादा बहुत खर्च नहीं होता आने वाली माइनिंग के प्रकार के मुकाबले। एंड दिस टाइप ऑफ माइनिंग डज नॉट रिक्वायर द स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इसके अलावा किसी भी प्रकार के बड़े स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे
माइनिंग वगैरह जब करते हैं तो उन माइनर के जो लेबर्स होते हैं उनके सिर पे टोपी वगैरह लगी हुई रहती है येलो कलर की, ठीक है। और भी खूब सारी मशीनें वगैरह लगने के बाद में तब जाके माइनिंग होती है। ऐसे ही नहीं है कि जहाँ पे पावड़ा लिया शुरू हो गया माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो वो नहीं है, ठीक है। पर सरफेस माइनिंग क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है, सिंपल मेथड है माइनिंग का, और इसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। क्लियर है सरफेस माइनिंग के बारे में। अगला चलिए अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में। देखिए भाई अंडरग्राउंड माइनिंग क्या है। दिस टाइप ऑफ द माइनिंग इज कॉल्ड द सेफ्ट ऑफ द माइनिंग। याद रखना भाई, इस माइनिंग को हम लोग सेफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। और अंडरग्राउंड नाम से पता चल रहा है, मतलब एकदम जो है डीप में जाकर क्या है कि हम लोग माइनिंग कर रहे हो। जैसे इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग द मिनरल्स आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ। मतलब इस टाइप की माइनिंग में जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी के एकदम गहराई में स्थित होते हैं, इसीलिए पृथ्वी की गहराई में जाकर उन खनिजों को निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोयले की माइनिंग करते हैं या सोना वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब माइनिंग जो है आपके इसी के माध्यम से निकाली जाती है। आप लोगों ने देखी होगी बड़े माइनिंग एरियाज जो होते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो नीचे की ओर जाकर फिर वो खनिजों को बाहर निकाल के लेके आती है। नहीं तो आपके एक मूवी देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें आपको ये माइनिंग दिख जाएगी। रानीगंज के नाम से जो मूवी है, ठीक है, अक्षय कुमार की, उसमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपके एक फुकरे नाम से मूवी है, सबसे लेटेस्ट जो मूवी आई थी, उसमें भी आपको अंडरग्राउंड माइनिंग दिख जाएगी। एकदम अफ्रीका में जाके वो निकाल के लेके आते खनिजों को, ठीक है। देखिए इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग द मिनरल्स आर द एक्सटेंड द डीप ऑफ द विद इन ऑफ अर्थ, इट मोर द रिस्की इन द रिक्वायर। क्लियर है, आगे चले। द स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन द एक्सपेंसिव। और इसके लिए इस टाइप की माइनिंग को करने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। भाई आप एकदम गहराई में जा रहे हो तो इस कारण से सेफ्टी रिक्वायरमेंट तो होगी। ऐसा थोड़ी कि आप ऐसे ही चले गए उठकर जैसे आए वैसे, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ अच्छे से अरेंज करके जाना पड़ता है। नहीं तो मान लीजिए कोई पत्थर गिर गया या कोई भी टूट फूट हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने आप को बचाव तो करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। वो एक्सपेंसिव नहीं थी सरफेस वाली, ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको और भी खर्चा वर्चा लगेगा भाई। इट इन्वॉल्व द बहुत हाई लेबर कॉस्ट एंड द हाई रिस्क। और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप लोगों से माइनिंग के बारे में पूछ लिया जाए तो माइनिंग के बारे में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहला, पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के खनिज हैं उन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइनिंग। फिर माइनिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग का मतलब क्या होता है, सरफेस माइनिंग का मतलब होता है जो सरफेस की ऊपरी परत को हटाकर माइनिंग को खनिजों को बाहर निकाला जाता है। लेस एक्सपेंसिव होती है और जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सबसे सिंपल मेथड माना जाता है, ठीक है, और बिल्कुल रिस्क इसमें नहीं रहता। जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग है अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर इस टाइप के खनिजों को बाहर निकाला जाता है, बहुत रिस्की होता है, हाई रिक्वायरमेंट रहती है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है, और लेबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों से एक सवाल और बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अंडरग्राउंड माइनिंग एंड द सरफेस माइनिंग, तब आपको इसको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा भाई माइनिंग को। दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, एनिमल हस्बेंड सॉरी आपका हंटिंग एंड गैदरिंग वाला और एक ही अंडरग्राउंड माइनिंग वाला। एक बड़ा टॉपिक बन जाता है आपका एग्रीकल्चर्स का, जिसको हम लोग क्या है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर का दो पार्ट लेकर आएंगे। ये पहला पार्ट जो है उसमें हम लोग इन दोनों को कंप्लीट कर लेते, फिर अगले वाले पार्ट के अंदर या जो है एग्रीकल्चर्स वाली चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द माइनिंग। देखिए भाई फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं माइनिंग को प्रोवाइड करने के लिए। फिजिकल फैक्टर मतलब वहाँ का भौतिक स्वरूप कैसा है भाई, ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर इसका इम्पैक्ट करता है भाई ज़मीन का। साइज ऑफ मिनरल डिपॉजिट मतलब जहाँ से आप माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो मिनरल्स है वो कितनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा तो नहीं कि भाई मान लीजिए आपको खबर मिलती है कि आपके घर के पास में जो गार्डन है उस गार्डन के अंदर पाव भर जो है कोयला पड़ा हुआ है मान लीजिए, तो आप उसके लिए क्या माइनिंग वगैरह थोड़ी खोलेंगे वहाँ पे कि भाई माइनिंग के लिए मैं बड़ी सारी लेबर मंगा रहा हूँ उसके बाद मैं पाव भर कोयले को बाहर निकाल रहा हूँ, वो नहीं। मिनरल्स कितनी बड़ी मात्रा में मौजूद है वो देखा जाता है। अगर वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉक आपको मिलता है तब जाके आप माइनिंग करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ले पावड़ा ले शुरू हो गया मिनरल्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो नहीं। फिर आता है द टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट मतलब ये है कि जिस जगह जो मिनरल डिपॉजिट है वहाँ की लोकेशन किस टाइप की वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के माइनिंग जो है वो माइनिंग किया जाता है। चलिए आगे।
एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखा जाता है कि भाई मेरे पास में अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ तो माइनिंग करने के लिए मेरे पास में जो भी इकोनॉमिक रूप से मैं बेहतर हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जेब में 1 रुपया नहीं हो मैं माइनिंग करने निकल गया, वो नहीं है। करंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आप माइनिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको भाई तकनीक की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो वर्तमान तकनीक जो है उसकी ज़रूरत होगी आपको, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत होगी। भाई आपने मिनरल्स को निकाला, अब मान लीजिए आपने गहराई में जाके मिनरल्स निकाला, तो क्या आप में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वहाँ से नीचे से मिनरल्स को उठा के थैलियों में भर भर के ऊपर लेकर आ रहे हो, वो तो नहीं है। बड़े बड़े आपको ट्रांसपोर्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो तब जाके आप माइनिंग करते हो। तो ये आपका माइनिंग का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप हम क्लियर। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर से। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आगे हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।